नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। याद रखिएगा, जो अब तक नहीं खोला वो खून नहीं पानी है, जो काम ना आए किस्मत लिखने वो बेकार जवानी है। आइए दोस्तों, किस्मत लिखने का काम हम मिलकर करते हैं और मैं लेकर आ चुका हूं आप सभी के लिए डीसी गणित का महा कॉन्सेप्ट वाली क्लास, जो कहां कहां काम आएगी। चाहे वो यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे में एएलपी टेक्नीशियन के लिए हो, चाहे आईटीआई इंस्ट्रक्टर के लिए हो, या फिर बार के जैसे बड़े एग्जाम को क्रैक करने का हो, या फिर हो आपका ट्रेनिंग ऑफिसर, इन सभी एग्जाम में काम आने वाला एक ऐसा क्लास जिसमें देखिए आपको एक अलग ही लेवल का कंटेंट मिलने वाला है और अलग ही लेवल के प्रश्नों को आप सभी के सामने परोसा जाएगा। तो चलिए अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों, वीडियो को शेयर जो है वो जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जो भी इस चैनल के साथ आपके दोस्त भाई, हमारे दोस्त भाई जुड़े हुए हैं, उन सभी के साथ मिल करके दोस्तों कदम से कदम आपको बढ़ाना है। यूं ही अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और डीसी जनरेटर का ये टोटल 7वां क्लास है। इससे पहले वाली क्लास से मैं भी आपको जरूर मुलाकात कराऊंगा। देखिए, यह है मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती के लिए हमने एक सेशन लिया था आपके लिए। इस सेशन को आप जैसे विद्यार्थियों ने ढेर सारा प्यार दिया, ढेर सारा इसको स्नेह दिया। इस वीडियो को जाकर के एक बार जरूर देखें और वीडियो को लाइक जरूर करें, है ना। देखिएगा, अपने डीसी जनरेटर के इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं। और आगे बढ़ाते हुए ये हमारा कल की क्लास है, जिसमें कॉन्सेप्ट का खजाना मैंने दिया। जो भी विद्यार्थी इस क्लास को देखा, बिल्कुल दिल खुश हो गया। आप भी देखिएगा इस क्लास को, आप भी अलग ही लेवल का महसूस कर पाएंगे। का पहला क्वेश्चन, आज की सेशन का ये पहला अवतार है। और इस पहले क्वेश्चन में देखिए हम क्या धमाल मचाने वाले हैं। यदि आपका साथ रहा दोस्तों, यदि आपका साथ रहा तो हम हर जंग जीत लेंगे और हर जंग में हमारी फतेह होगी। बस आपका साथ चाहिए, है ना। आप मेरे साथ बने रहिएगा। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन कह क्या रहा है, क्वेश्चन कह क्या रहा है ये ज्यादा मैटर करता है ना। क्या कह रहा है कि भाई ये क्वेश्चन तो सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट है। डीसी जनरेटर में जो आपकी फ्रैक्शन लॉस होती है ये कितना परसेंट होता है, ये आपको क्या करना है, बताना है। देखिए, मैं सारी चीज बताऊंगा, केवल फ्रैक्शन लॉस ही नहीं, जितने लॉस होते हैं ना उन सभी का नाम भी बताऊंगा, परसेंटेज भी बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है कि जो जनरेटर को हम इनपुट यांत्रिक बल देते हैं, जनरेटर को हम कौन सा बल देते हैं, इनपुट यांत्रिक बल देते हैं। और ये यांत्रिक बल जो होता है ना सर, ये प्राइम मूवर ही होता है और कुछ नहीं। ये क्या होती है, प्राइम मूवर होती है। तो यहां से जनरेटर को हमने क्या दिया, इनपुट पावर दिया, मैकेनिकल पावर के रूप में। अब ये जो इनपुट पावर है ना, इनपुट यांत्रिक शक्ति है, ये कहां कहां जाएगी। ये यहां से देखिए, सबसे पहला तो घर्षण के रूप में ये कुछ लॉस हो जाएगा। किसके रूप में, घर्षण के रूप में लॉस हो जाएगी। और दूसरा, यहाँ पर आर्मेचर में क्या होगा, पावर डेवलप होगी, है ना। जो आर्मेचर है, आर्मेचर में क्या होगी, पावर उत्पन्न होगी, है ना। ये दो काम हो गए। अब जो आर्मेचर में पावर उत्पन्न होगा ना, आर्मेचर में पावर उत्पन्न होगा, तो ये पावर अब कहां कहां और लॉस होगी, ये पावर और कहां कहां लॉस होने वाली है। तो ये पावर देखिए, एक तो होगा आयरन लॉस, ये पावर आयरन के रूप में कुछ परसेंट लॉस होगी, वो मैं अभी आपको बताऊंगा। और दूसरा क्या होगा, यहां पर देखिए आयरन लॉस हो गया, और यहां पर आर्मेचर कॉपर लॉस होगी, है ना। यहां पर क्या होगी, आर्मेचर लॉस, आर्मेचर लॉस। अब अगर आयरन लॉस को देखा जाए, ध्यान से सुनिएगा, आयरन लॉस को अगर देखा जाए तो आयरन लॉस भी दो प्रकार के होंगे, है ना। कौन सा, एक होगा एडी करंट के रूप में। किसके रूप में होगा लॉस, एडी करंट के रूप में लॉस होगा, वो भी आयरन लॉस में ही काउंट किया जाएगा। और जो दूसरा है, ये हिस्टेरेसिस के रूप में लॉस होगा। किसके रूप में, हिस्टेरेसिस लॉस के रूप में यहाँ पर भी कुछ पावर लॉस होगी, चाहे वो हीट के रूप में हो, चाहे जिस भी रूप में हो, लेकिन पावर लॉस होगी। और आर्मेचर में देखा जाए तो बेसिकली यहाँ पर भी दो आपको पावर लॉस नजर आएंगे। कौन कौन से पावर लॉस, एक तो आपका कॉपर लॉस होगा, कौन सा, कॉपर लॉस। और ये जो कॉपर लॉस है ना सर, यहाँ पर भी आपको दो लॉस नजर आएंगे। कौन कौन से, एक तो आएगा आपका सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, है ना, सीरीज फील्ड कॉपर लॉस। और दूसरा कौन सा होगा, तो दूसरा होगा आपका
संट फील्ड कॉपर लॉस, याद कीजिएगा संट फील्ड कॉपर लॉस है ना, संट फील्ड कॉपर लॉस। और उसके साथ में यहां से आपको आउटपुट मिल जाएगा इलेक्ट्रिसिटी, आउटपुट क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी या फिर पावर, या फिर क्या मिलेगी, पावर। तो देखते हैं जनरेटर को आपने क्या दिया, इनपुट के रूप में मैकेनिकल बल दिया और आपको आउटपुट के रूप में यहाँ पर इलेक्ट्रिकल पावर मिल रही है। जो यहाँ से घर्षण बल है इसके बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। ये 3 से लेकर के 15%, कितना, 3 से लेकर के 15% इसमें क्या होता है, घर्षण लॉस होता है, जिसको हम फ्रैक्शनल लॉस कहते हैं। और आर्मेचर में उत्पन्न पावर, आयरन लॉस कितना परसेंट होती है, तो ये दोस्तों ये होती है आपकी 5 से लेकर के 10%, कितना, 5 से लेकर के 10%। अब इसमें दोनों लॉस जो है, एडी करंट लॉस भी शामिल है और हिस्टैरिसीस लॉस भी शामिल है, दोनों लॉस इसमें ऐड है। और कॉपर लॉस में देखा जाए तो कॉपर लॉस में सीरीज फील्ड लॉस जो होती है ये होती है आपकी 30 से लेकर के 40%। लेकिन ध्यान रखिएगा ये फुल लोड में होती है, किसमें, ये फुल लोड में होती है। यदि आपसे नो लोड में पूछा जाए तो भी आप याद रखिएगा नो लोड में कितना होता है, तो नो लोड में दोस्तों ये लगभग 5% होती है, ओनली कितना, लगभग 5%। और सीरीज फील्ड कॉपर लॉस, इसको भी सुनते जाइए, ये होता है 20 से लेकर के 35%, 20 से लेकर के होती है, ठीक है। तो सारा डेटा आपके नोटबुक तक पहुंच चुका है। तो इसी बात पर क्यों ना वीडियो को एक शेयर कर दिया जाए और एक थम्स अप करके बताया जाए कि बिल्कुल सर हम राइट दिशा में चल रहे हैं। देखिए आंसर क्या हो जाएगा, 5 से 15 नहीं, 3 से 15, कितना, 3 से 15, यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर माना जाएगा, है ना। दोबारा रिवीजन करते हैं। घर्षण लॉस देखिए 3 से 5%, आयरन लॉस, एडी करंट और हिस्टैरिसीस को मिला करके 5 से 10%। ये फुल लोड पे भी उतना ही होता है और नो लोड पे भी उतना ही होता है। और आर्मेचर में जो लॉस होंगे वो कॉपर लॉस होगा, और 2 प्रकार के कॉपर लॉस होते हैं, सीरीज फील्ड जो 30 से 40% फुल लोड पर और 5% नो लोड पर, है ना। संट फील्ड कॉपर लॉस 20 से 35% होती है, फिर बाकी जो बचता है ना वो आउटपुट मिलता है। अब आप कहेंगे सर इसको तो अगर हम ऐड करेंगे तो 100 से भी अधिक हो जाएगा, लेकिन नहीं, यहाँ पर जो घर्षण यहाँ से यहाँ पर जो देखिए ये 3 से 15%, 5 से 10% और ये आपको 30 से 40% मिल रहा है ना, ये खुद का 100% में से इतना परसेंट पावर लॉस हो रही है। नहीं तो आप 100% में से इसको जब प्लस करेंगे तो ये 100% से अधिक लॉस ही हो जाएगा, तो फिर आपको आउटपुट कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये बात है, इसीलिए हमेशा जनरेटर में आपको आउटपुट जो है ना उसका लेवल कम दिखेगा, ठीक है। चलिए अगला जो है क्वेश्चन ये है डीजल जनरेटर सेट के बारे में। डीजल जनरेटर सेट में डीजल इंजन आपने खूब देख रखा होगा, इसमें उपयोग करने वाली जो लुब्रिकेंट ऑयल होता है ना उसका SAE नंबर क्या होता है। अब देखिए यहां से आपके लिए क्वेश्चन और बन सकता है कि भाई जो आपका SAE होता है इसका फुल फॉर्म बताइए। तो SAE का फुल फॉर्म होता है सोसाइटी, है ना, इसका होता है सोसाइटी ऑटोमोटिव, सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजीनियर्स, है ना। ऐसे ही का यही फुल फॉर्म होता है सोसाइटी ऑटोमोटिव इंजीनियर्स। अब ये जो हमारी ऐसे ही नंबर है ये दोस्तों ये क्या बताती है, लुब्रिकेंट ऑयल के, लुब्रिकेंट जो ऑयल होता है उसके विस्कोसिटी को बताती है। किसको, विस्कोसिटी को ये बताती है, यानी कि इसके श्यानता को बताती है। अब श्यानता क्या होती है, तो देखिए जो आपकी श्यानता है ना ये क्या होती है, ये बेसिकली होता है द्रवों का घर्षण। किसका होता है घर्षण, ये द्रवों का घर्षण श्यानता कहलाती है। यानी कि द्रव में कैसे घर्षण होते हैं आपने देखा होगा। अगर दोस्तों क्वेश्चन यहाँ से ना ये पूछ दे आपसे कि सबसे अधिक श्यानता वाली द्रव कौन से है ना। अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई सबसे अधिक जो श्यानता है वो किस द्रव पदार्थ में पाई जाती है, तो बताइएगा ये पाई जाती है आपके शहद में। किसमें, शहद में। और सबसे कम, है ना, सबसे कम जो श्यानता है वो किसमें पाई जाती है, तो वो पाई जाती है आपकी पानी में। आपने कभी ये देखा होगा कि शहद चाहे फर्श पे गिरे चाहे मिट्टी वाले जमीन पे गिरे, शहद कभी भी, शहद में बहाव नहीं होता। अगर वो फर्श पे गिरती है ना तो वो वहीं पर रुकी रहेगी, या तो वो सूख जाएगी या फिर वो वैसे ही रहेगी जैसे है।
लेकिन पानी को चाहे आप फर्श पे गिराइए या फिर आप गिराइए किसी मिट्टी वाले सतह पे, वो तुरंत सूख जाएगी। अगर फर्श पे गिराएंगे तो वो बह जाएगी, क्योंकि वो बहुत ही कम श्यानता उसमें होता है। श्यानता का मतलब देखिए गाढ़ापन से है। सिंपल सा अगर हम अपने लैंग्वेज में समझे, है ना, यदि हम लोग अपने लैंग्वेज में समझे तो किसको हम क्या कहेंगे, गाढ़ापन। इसको क्या कहा जाएगा, गाढ़ापन। यानी कि कितना गाढ़ापन है, जितना अधिक गाढ़ापन होगा, शहद में ज्यादा होता है गाढ़ापन, इसलिए विस्कोसिटी का मान अधिक होता है ना। तो बेसिकली यही काम है। और जनरेटर में यदि आप पानी जैसे लुब्रिकेंट का प्रयोग करेंगे ना, तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, वो बह जाएगा, वो तुरंत बह जाएगा। इसीलिए जो लुब्रिकेंट तेल का ऐसे ही नंबर है, ये इसके विस्कोसिटी को बताता है, इसके श्यानता को बताता है। आगे बढ़िएगा कि एक डीसी जनरेटर में ब्रुश का तनाव उसके कार्यों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अत्यधिक ब्रुश तनाव से क्या होगा, दिक् परिवर्तक अतितप्त यानी कि ओवर हीटिंग हो जाएंगे और सतह घिस जाएगी, या फिर दिक् मशीन का वेग कम हो जाएगा, यानी कि उसकी स्पीड कम हो जाएगी, आउटपुट वोल्टेज बढ़ जाएगी, आउटपुट वोल्टेज कम हो जाएगी। तो वोल्टेज में तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि आपका जो कम्यूटेटर है ना, ये ओवर हीटिंग हो जाएगी और फिर सतह घिस भी जाएगी। इसीलिए दोस्तों, जो आपके कार्बन के ब्रुश हैं, किसके ब्रुश हैं, जो कार्बन के ब्रुश बने हुए हैं, ये जो कार्बन के ब्रुश है ना, इन कार्बन के बने ब्रुश में जो प्रेशर रखा जाता है वो कितना रखा जाता है, तो देखिएगा इसमें 0.22 से लेकर के 0.27 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना क्या रखा जाता है, इसका प्रेशर रखा जाता है ना। यदि इससे अधिक प्रेशर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका कम्यूटेटर ओवरहीट हो जाएगी और सतह घिस जाएंगे ब्रुश के। यदि कम रहेगा तो फिर इनके बीच का कांटेक्ट नहीं बन पाएगा, है ना, कम्यूटेटर और ब्रुश के बीच का कांटेक्ट नहीं बन पाएगा। और यदि ये ग्रेफाइट के बने होते, यदि ये किसके बने होते, ग्रेफाइट के, तो फिर ग्रेफाइट के लिए बताइए कि कितना प्रेशर होता। तो ग्रेफाइट के लिए प्रेशर नोट कीजिएगा दोस्तों, इसके लिए होता है आपका 0.12 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना प्रेशर होता है। इसी के साथ में सर ये भी हमें बता दीजिए कि कॉपर का अगर बना हुआ है, किसका, अगर ब्रुश है कॉपर का, तो इसमें प्रेशर कितना होगा, तो इसमें देखिएगा, इसमें जो प्रेशर का मान होगा वो कितना होगा, इसमें 0.15 से 0.18 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। बिल्कुल अपने मेमोरी में दोस्तों इसको आप सेट कर लीजिए, याद कर लीजिए इसको। उसी के साथ में अगर इलेक्ट्रोमैग्नेट का बना, किसका बना, विद्युत चुंबक का बना अगर कोई ब्रुश है भाई, तो उस ब्रुश का प्रेशर कितना होगा, दबाव, प्रेशर का मतलब किससे है, दबाव से है ना, किससे है, दबाव से है। इसका दबाव कितना होगा, 0.22 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन मैं आपको एक और चीज बताना चाहूंगा जो बिल्कुल नया है, और आपके एग्जाम के लिए वो बिल्कुल भी काम आ सकता है। तो देखिए, यहां से पूछा जाता है कि भाई ब्रुश कोई सा भी हो, कोई मैटर नहीं रखता, लेकिन ब्रुश का जो घर्षण गुणांक है ना, वो कितना होगा, ब्रुश का घर्षण गुणांक जो है वो कितना होगा, हमें ये बताइए। तो देखिए, इसका जो घर्षण गुणांक होता है वो कितना होता है, 0 नोट कीजिएगा, 0.22 मैक्सिमम होना चाहिए और 0.42 मिनिमम, सॉरी उल्टा हो गया है ना, ये मैक्सिमम होना चाहिए और इतना मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम 0.22 मिनिमम और मैक्सिमम कितना, 0.42 मैक्सिमम। ये ब्रुश का क्या है, घर्षण गुणांक है। तो सारा डेटा आप सभी के सामने है। यार क्या कर रहे हो आप, नोट करो ना, इसको नोट करो। कार्बन ब्रुश, ग्रेफाइट, कॉपर ब्रुश, इलेक्ट्रोमैग्नेट, सारे डेटा आप सभी के सामने है। कैसे कर रहे हैं आप, नोट करिए, है ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि एक आर्क वेल्डिंग करने के लिए किस जनरेटर का प्रयोग किया जाता है ना। मुझे मालूम है इसका आंसर ना आप दे करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन रुकेंगे तो फायदे में रहेंगे, है ना। आर्क वेल्डिंग जो है
करने के लिए किस जनित्र का प्रयोग किया जाता है, तो हम डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनित्र का प्रयोग करते हैं। आंसर किधर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगी। अब आपके सामने मैंने एक तस्वीर लाया, इस तस्वीर को लाने का मकसद क्या है, इस तस्वीर का लाने का मकसद एक ही है कि इसका डिटेल्स आपको देना, ठीक है। तो डिटेल्स में मैं क्या देना चाहता हूं आपको, देखिए स्टार्टिंग में क्या होता है, जो डीसी कंपाउंड डिफरेंशियल जनित्र होता है, प्रारंभ के समय लिखेगा, प्रारंभ की स्थिति में, यानी कि आपने अभी प्रारंभ किया है काम शुरू करना, काम स्टार्ट हुआ नहीं है लेकिन आपने करने की सोच रहे हैं, तो उस टाइम पे ये जो आपका पार्टीशन दिख रहा है ये क्या है, इलेक्ट्रोड है, ये क्या है, ये है आपका इलेक्ट्रोड, और ये वाली क्या है, ये है कोई जॉब, कोई मटेरियल है, इस जॉब में हमें क्या करना है, वेल्डिंग करना है। तो उस टाइम पर, किस टाइम पर, जब आपका इलेक्ट्रोड और जॉब हो, स्टार्टिंग के टाइम पे इलेक्ट्रोड और जॉब, इन दोनों के बीच अगर वोल्टेज मान लीजिए कि 100 वोल्ट है, एग्जांपल के लिए मानिए कितना वोल्ट है, 100 वोल्ट है, तो जब ये काम स्टार्ट कर देते हैं उस टाइम पर ये वोल्टेज, ये जो आपका वोल्टेज है ये कितना घट जाता है, ये लगभग दोस्तों 50 से 60 वोल्टेज डाउन हो जाता है, यानी कि 30 से 40 वोल्टेज रह जाता है। कितना रह जाता है, 30 से 40 वोल्टेज रह जाता है, यानी कि कार्य को स्टार्ट करते ही वोल्टेज का एकाएक डाउन हो जाना। इसीलिए यही गुण, यही विशेषता रखता है ये डिफरेंशियल जनरेटर, इसीलिए आर्क वेल्डिंग में इसको हम प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहां पर क्या है कि जो आपको ये नजर आ रही है ना, ये व्हाइट कलर की, ये क्या है, आर्क है। ये जो आर्क है ना, ये कंटिन्यू क्यों बना हुआ है, क्योंकि इसमें जो करंट का मान है, क्या है, करंट का जो मान है वो मैक्सिमम है। वो करंट का मान कैसा है बताइए दोस्तों, वो करंट का मान मैक्सिमम है, इसीलिए आर्क जो है, चिंगारी जो है वो कंटिन्यू बना हुआ है। अब बताइए यहाँ पर वोल्टेज एकाएक घट रही है और करंट का मान बढ़ा हुआ है, क्या यहाँ पर ओम्स का नियम लागू होगा कि नहीं होगा, है ना। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ओम का नियम जो है वो लागू होगा या फिर नहीं होगा, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा, है ना। वीडियो को शेयर करते रहिएगा दोस्तों, बिल्कुल भी जितने शिद्दत से, जितने लगन के साथ और जितने चाव हाव भाव के साथ आप इस क्लास को देख रहे हैं, बस उतने ही प्यार से एक बार इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बिल्कुल मजा आ जाएगा। जब किसी इस्पात के पतले छल्ले को भाई उसके कुंडली में से धारा प्रवाहित कराते हैं और उसको चुंबकित करते हैं, तो उसमें किस प्रकार के पोल का निर्माण होगा भाई, किसी भी प्रकार के पोल का निर्माण नहीं होगा, ना ही उसमें एन पोल बनेंगे और ना ही उसमें क्या बनेंगे, एस पोल बनेंगे, ये ध्यान रखिएगा। वह कौन सा इलेक्ट्रिक मशीन है, वह कौन सा इलेक्ट्रिक मशीन है जिसमें इलेक्ट्रोकेमिकल वोल्टेज रेगुलेटर लगाना आवश्यक है। इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर, जनित्र, मोटर, इंडक्शन मोटर। तो देखिए यहाँ पर जनरेटर होगा, क्योंकि जनरेटर क्यों होगा, इसलिए कि मान लीजिए कि हमारी एक जनरेटर है, ठीक है ना, और वो जनरेटर आउटपुट में इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करके दे रही है, लेकिन आउटपुट में जो मतलब कि जो पावर डेवलप कर रहा है ना, वो पावर फ्लक्चुएट हो रहा है, वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, कभी ज्यादा कर रहा है वोल्टेज उत्पन्न तो कभी कम कर रहा है, लेकिन हमें आउटपुट में क्या चाहिए, हमें आउटपुट में तो एक कांस्टेंट वोल्टेज चाहिए। आप एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आउटपुट में आपको एक फैन चलाना है और वो फैन जो है डीसी सप्लाई से चलेगी और 24 वोल्ट की है, जब तक उसको 24 वोल्ट फुल वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक वो बढ़िया चलेगा नहीं, हवा नहीं देगी, तो उसको नियत मान का आउटपुट में वोल्टेज चाहिए। और यहाँ पर जनरेटर तो फ्लक्चुएट कर रहा है वोल्टेज, कभी ज्यादा कभी कम, तो उसके लिए हम क्या लगा देंगे, एक रेगुलेटर लगा देंगे और ये रेगुलेटर उसको रेगुलेट करता रहेगा, यानी कि उसके वोल्टेज को कांस्टेंट बना रखेगा, आउटपुट के वोल्टेज को, ठीक है। तो ये तो जनरेटर में होता है, लेकिन जनरेटर जो अगर एसी वाली हो, अगर एसी वाली जनरेटर हो और उसमें फ्रीक्वेंसी फ्लक्चुएट कर रही हो, तो उस फ्रीक्वेंसी को कैसे कंट्रोल करेंगे, यानी कि कभी 40 हर्ट्ज तो कभी 60 हर्ट्ज, तो उसको कैसे मेंटेन करके रखेंगे, तो उसके लिए दोस्तों हम लगाते हैं गवर्नर। उसके लिए हम क्या लगाते हैं, गवर्नर। और बिल्कुल दोस्तों आरबीआई वाला गवर्नर नहीं, ये गवर्नर एक उपकरण का नाम होता है, ठीक है ना। सिंक्रोनाइजिंग में तो डीसी जनित्र को पैरेलल में जोड़ा जाता है बिना ऑप्शन वाले, कल भी हमने क्लास किया था बिना ऑप्शन वाले, मजा आया था ना आपको। आज भी देखिए एक ही क्वेश्चन है, सिंक्रोनाइजिंग हेतु
डीसी जनरेटर को पैरेलल में क्यों जोड़ा जाता है? सबसे पहली बात देखिए कि हम इसको सिंक्रोनाइजिंग में कनेक्ट करते हैं और वो कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना, कनेक्ट करके मैं आपको दिखाऊंगा। ये क्या है, हमारी बस बार है, इसका सीरीज फील्ड कॉइल है, ये जनरेटर है G1, ये कौन सा जनरेटर हो गया, G1 जनरेटर, और ये G2 जनरेटर का सीरीज कॉइल है, ये है आपका G2, और यहां पर देखिए ये है आपकी जनरेटर G3 की कॉइल, और ये है G3। इस प्रकार से ये पैरेलल कनेक्ट हो रहे हैं ना। इनका कनेक्शन कैसे चल रहा है, ये है पैरेलल कनेक्शन। यहां पर ये लोड कनेक्ट है, ये देखिए ये क्या होगा, आपका लोड कनेक्ट हो गया है ना, ये लोड कनेक्ट हो गए। देखिए अब यहां से ये पूरी तरह से पैरेलल में कनेक्ट हो चुके हैं। कितने जनरेटर हैं, 3 जनरेटर हैं। हम यहाँ पर बात वोल्टेज की करें ना, अगर वोल्टेज देखिए हम इसको पैरेलल में कनेक्ट नहीं करेंगे तो आपको पता है समांतर सर्किट में क्या होता है कि वोल्टेज एक जैसा होता है, तो वोल्टेज का लेवल तो इसमें एक जैसा हमें रखना पड़ेगा। आपको पता है कि विभव का मान जो होता है इसको हमें एक समान रखना पड़ता है सिंक्रोनाइजिंग के टाइम पे। लेकिन आप सोचते होंगे सर फिर हम इसके मतलब कि मैच क्यों कराते हैं, जब समांतर में जोड़ने के बाद अपने आप ये मैच हो जाती है। तो अपने आप मैच वाली बात नहीं है, बात यहाँ पर ये है कि अगर आप समांतर में नहीं कनेक्ट करेंगे ना तो इन तीनों जनरेटर का वोल्टेज अगर आप एक समान कर भी देंगे ना तो भी कनेक्शन सीरीज होने के कारण वो वोल्टेज चेंज हो जाएगा। इसीलिए हम इसको हमेशा पैरेलल में ही ऑपरेशन करते हैं। और दूसरी बात करंट को लेकर के है कि करंट जो है ना, सीरीज सर्किट में करंट एक जैसा होता है, लेकिन सिंक्रोनाइजिंग में करंट सभी जनरेटर का एक जैसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये करंट जो है ये लोड पर डिपेंड करता है। ये लोड अधिक होंगे तो करंट अधिक होगा, लोड घट जाएंगे लोड करंट का मान तो आर्मेचर करंट का भी मान क्या हो जाएगा, जनरेटर का भी करंट का मान कम हो जाएगा, है ना। इसीलिए हम इसको सीरीज में नहीं जोड़ते हैं, इसको हम क्या करते हैं, सदैव पैरेलल में जोड़ते हैं। इसको हमेशा किस में जोड़ा जाता है, सदैव समांतर में, सदैव समांतर में इसको हम जोड़ते हैं। हम इसको सीरीज में नहीं जोड़ते हैं। और वो वजह क्या है, वो वजह भी आपने जान लिया। एमएनए का पूर्ण रूप क्या है, ये जो क्वेश्चन है ना, ये दोस्तों बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है। इसमें हम बहुत कुछ सीखने वाले हैं, बहुत कुछ सिखाने वाले हैं। देखिएगा ये क्या कह रहा है कि एमएनए का पूर्ण रूप क्या होता है, तो ये होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, है ना। इसको हम दोस्तों प्रैक्टिकली रूप से समझते हैं क्या होता है। आज दोस्तों आपके मन में जो भी डाउट्स होंगे ना वो डाउट्स क्लियर हो ही जाएगा। ये क्या है, एक आर्मेचर है, ये क्या है भाई, ये एक आर्मेचर है। शिद्दत से सुनिएगा दोस्तों, सब कुछ आपको मालूम हो जाएगा कि भाई इसमें एमएनए जो होता है, इसमें एमएनए का क्या रोल होता है ना। देखिए ये क्या है, ये है इसका एस पोल और ये है इनका एन पोल। जब तक इसमें ध्यान से सुनिएगा, जब तक इसमें किसी भी प्रकार का इसमें एमएनए और जो जीएनए होता है ये खिसकते नहीं है ना, तब तक, यानी कि उस कंडीशन की हम बात कर रहे हैं जब आर्मेचर रिएक्शन नहीं होता है, तब एन से लेकर के एस तक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स, वो सीधी दिशा में जाती है। लेकिन जब इसमें क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट उत्पन्न हो जाती है, उस केस में इसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स होती है वो ऐसे जाती है। उनका डायरेक्शन कैसा हो जाता है, इस डायरेक्शन में वो क्या करने लगती है, मूव करने लगती है। देखिएगा ये उनका जो डायरेक्शन है चलने की, वो डायरेक्शन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। अगर मैं डायरेक्शन थोड़ा सा यहाँ पर और हाईलाइट कर दूं ताकि आपको चीजें आसानी से समझ में जाए, किधर से किधर जा रही है मैग्नेटिक लाइंस, वो आपको अब दिखाई दे रही होंगी, है ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम कहते हैं टेलिंग पोल टिप। ये वाली पॉइंट है टेलिंग पोल टिप, ये वाली पॉइंट है लीडिंग पोल टिप जनरेटर का, है ना, लीडिंग पोल टिप। और देखिए इसमें क्या है, कोई ना कोई एक्सिस होगा इनका, कोई ना कोई इनका क्या होगा, एक्सिस होगा। ये किस एक्सिस की हम बात कर रहे हैं भाई, ये बात कर रहे हैं GNA और MNA के बारे में, है ना। अब देखिए यहां से होगा क्या,
यहां से होगा क्या कि जब आपका आर्मेचर रिएक्शन उत्पन्न हो चुका है तो ये फ्लक्स का डायरेक्शन भी क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। यानी कि एन पोल का जो टिलिंग पोल टिप है यहां पर मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम और शक्तिशाली मैग्नेटिक फ्लक्स है। वही मैग्नेटिक फ्लक्स एस पोल का जो लीडिंग पोल टिप है वहां पर कम शक्तिशाली है ना। लीडिंग पोल टिप पर मैग्नेटिक फ्लक्स का मान इसमें क्या है, कम शक्तिशाली है। तो उस केस में क्या होता है कि जनरेटर जिस डायरेक्शन में आपकी घूमेगी, जिस भी डायरेक्शन में जनरेटर आपकी घूमेगी उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, ये आपका जो एमएनए है ये खिसक जाएगी। एमएनए क्या हो जाएगी, खिसक के चली जाएगी। एमएनए में क्या लगा होता है, तो कार्बन ब्रूस लगे होते हैं। इसी में क्या लगे होते हैं, इस प्रकार से ये कार्बन ब्रूस लगे होते हैं और इनके बीच में ना इस डायरेक्शन में घूम रही जनरेटर तो थीटा डिग्री का इसमें क्या हो जाता है, अंतर हो जाता है और वही स्पार्किंग कराने लगती है। इस पूरे फिनोमेना को क्या कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं क्रॉस मैग्नेटाइजिंग। इसको क्या कहा जाता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट जिसको हिंदी में कहते हैं चुंबकीय विभोज्य प्रभाव। इसको हिंदी में क्या कहा जाता है, चुंबकीय विभोज्य प्रभाव। यही चुंबकीय विभोज्य प्रभाव है। और जो आपका एमएनए है, मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, इसी के बारे में दोस्तों ये पूरा कॉन्सेप्ट था और मुझे यकीन है ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में भी आ गया होगा। ओवर कंपाउंड जनरेटर में भार बढ़ाने पर वोल्टेज स्तर में कैसा प्रभाव पड़ता है, तो वोल्टेज लेवल इसमें बढ़ जाता है। मालूम है क्यों, क्योंकि देखिए इसका प्रयोग कहां पर करते हैं, आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में बैकअप के रूप में बैटरी भी स्टोरेज रूम होती है और पावर के लिए वहां पर एक जनरेटर रूम भी होता है। ये आपने बहुत अच्छी तरह से देखा होगा, है ना। तो देखिए जो वो जनरेटर होते हैं वो पावर सप्लाई कौन कौन से लाइट्स को देते हैं, जो रेलवे की ट्रैकिंग होती है, जो रेलवे का मतलब कि रेलवे की पटरियां होती है, पटरियों के किनारे किनारे जो लाइट्स लगी होती हैं। और वो लाइट्स कई बार आपने देखा होगा कि रेलवे का जो स्टेशन होता है उस स्टेशन से बहुत दूर भी लगी होती है। अब उतने दूर लगे लाइट को सप्लाई कहां से दिया जाता है, वो सप्लाई दिया जाता है स्टेशन में जो लगा हुआ आपका जनरेटर है वहीं से। तो फिर आप तो कहेंगे कि भाई हमारा ये रेलवे का स्टेशन, ये रेलवे स्टेशन यहाँ पर है और इतना दूर में लाइट लगा हुआ है, यदि इसके बीच का जो रेंज है बहुत ज्यादा है, तो जितना ज्यादा रेंज बढ़ेगा उतना ही जनरेटर जो वोल्टेज ट्रांसफर कर है वो वोल्टेज डाउन होती जाएगी। इसीलिए तो हमने किस जनरेटर को चुना, ओवर कंपाउंड जनरेटर को चुना, क्योंकि जितना ज्यादा दूरी बढ़ेगा उतना ही ये वोल्टेज को भी बढ़ाएगा, जितना ज्यादा लोड बढ़ेगा उतना ही ज्यादा ये वोल्टेज को भी बढ़ाएगा। क्योंकि यहाँ पर जो लाइट लगी है भाई उस लाइट को वोल्टेज बढ़ करके मिले और ये प्रॉपर तरीके से विजुअल हो सके, लाइट क्रिएट कर सके। इसीलिए हमने क्या किया, ओवर कंपाउंड जनरेटर को लगाया, जिससे इसका वोल्टेज जो होता है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है ना। अक्सर आपने देखा होगा कि रेलवे की जो लाइन्स होती है उसके किनारे लाइट्स लगे होते हैं, उनको सप्लाई मिलता है और कहीं से नहीं, रेलवे के स्टेशन में जो लगा हुआ एक जनरेटर होता है ना, उसी जनरेटर से, है ना, जनरेटर रूम। पृथक उत्तेजित जनित्र में ईसीसी विशेषता वक्र किसके मध्य खींचा जाता है, ईसीसी विशेषता वक्र। सबसे पहली बात की जो आपकी ईसीसी विशेषता वक्र होती है ये बताती किसके बारे में है, तो ये बताती है एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक, एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक यानी कि बाह्य लोड, बाह्य भार विशेषता के बारे में बताती है। यानी कि जो आर्मेचर है ना, देखिएगा जो आर्मेचर है क्या है, जो आर्मेचर है, ये आर्मेचर में अगर वोल्टेज ड्रॉप, आर्मेचर में अगर वोल्टेज ड्रॉप, इस ग्राफ के बारे में समझा रहा हूं, पहले ग्राफ का पूरा मतलब समझिए फिर ग्राफ आपको समझ में आएगा। आर्मेचर में जो वोल्टेज ड्रॉप मतलब कि जो वोल्टेज जनरेट हुआ है, अगर आर्मेचर में रेजिस्टेंस अधिक होने के कारण वोल्टेज ड्रॉप अगर इसमें अधिक होता है, वोल्टेज ड्रॉप क्या होता है इसमें अधिक होता है। वोल्टेज ड्रॉप अधिक होगा ना, तो जो टर्मिनल पे वोल्टेज मिल रहा है, जो टर्मिनल पर वोल्टेज मिल रहा है वो वोल्टेज कैसा मिलेगा, कम मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर इस आर्मेचर वोल्टेज ड्रॉप को, जो आर्मेचर का वोल्टेज ड्रॉप है, अगर इसको हमने
कम नहीं किया, ये बढ़ता गया, तो टर्मिनल पर जो वोल्टेज मिलेगा ना, ये आपको कैसा मिलेगा, ये घटता हुआ मिलेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो टर्मिनल वोल्टेज का मान है वो 0 वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 वोल्ट हो जाएगा। ये किसके बीच ग्राफ बनाई जाती है? ये ग्राफ बनाई जाती है टर्मिनल वोल्टेज और लोड करंट, यहाँ पर आई होगा लिखेगा, लोड करंट के बीच में। एक ग्राफ मैं आपको बना के दिखाता हूं, ये ग्राफ आपको समझ में आएगा, है ना। ये क्या है? ये है लोड करंट है, और यहाँ पर है आपका VT, टर्मिनल वोल्टेज। स्टार्टिंग में टर्मिनल वोल्टेज का मान मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे लोड बढ़ता है, ये अपने वोल्टेज को क्या करने लगती है? कम करने लगती है। यानी कि टर्मिनल वोल्टेज का मान, अगर आर्मेचर में वोल्टेज ड्रॉप बढ़ता गया ना, तो टर्मिनल का जो वोल्टेज है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है? कम हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आता है कि ये 0 वोल्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? 0 वोल्ट हो जाती है। यही कहा जाता है इसका एक्सटर्नल, ECC, एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक, यही कही जाती है एक्सटर्नल लोड कैरेक्टरिस्टिक किसी जनरेटर का। यानी कि किसी जनरेटर का मतलब पृथक उत्तेजित जनरेटर का है ना। तो चलिए, ये रहे क्लास दोस्तों। टोटल इस क्लास में जो भी क्वेश्चंस थे, उन सभी क्वेश्चंस का आंसर बड़े ही शिद्दत से आप सभी के नोटबुक तक पहुंच चुका है। बड़े ही प्यार से कंटेंट क्रिएट करता हूं, और उतने ही प्यार से, उतने ही लगन के साथ मैं आप सभी के नोटबुक तक इस अपने क्रिएट किए हुए, बनाए हुए कंटेंट को आपके नोटबुक तक पहुंचा देता हूं, है ना। तो प्यार जरूर दीजिएगा दोस्तों इस क्लास को, इस वीडियो को, है ना। इस वीडियो को आपके सपोर्ट और आपके प्यार की जरूरत बहुत है। बस दोस्तों, अगले देखते हैं नेक्स्ट क्लास हमारा जनरेटर पे होता है या फिर इलेक्ट्रिक मशीन्स पे होती है। कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि अगला जो टॉपिक है किस पर लिया जाएगा, क्योंकि जनरेटर के टोटल 7 क्लास हो गए और ये क्लास इतना ही रहेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी दूसरे यूनिट पर हम क्लास लेंगे। कमेंट करके जरूर बताइएगा अगला कौन सा टॉपिक आपको चाहिए, है ना। और कमेंट करके आप ये भी हमें बताइए कि आप कौन सी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि जब तक बेल आइकन प्रेस नहीं करेंगे तब तक आपको नोटिफिकेशन यूट्यूब नहीं देगा, है ना। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, और फिर से हम सब मिलकर धमाल मचाएंगे। और चलिए दोस्तों, मिलते हैं। ओके, लव यू।